Bismillahirrahmanirrahim. I am your course instructor Muhammad Atikur Rahman and giving you the lecture on lesson number 15 Mustafa Kamal by Wilfred F. Castle. Today we talk about the short questions given in textbook. Before going to discuss these questions, I pray to Allah Almighty to keep all of us safe against the prevailing health challenges. Let's start. Our first question: what was the attitude of Turkish government towards the Allies after World War I? पहली जंग अज़ीम के बाद जो टर्किश गवर्नमेंट थी उसका क्या रवैया था अलाइज के साथ, उन फोर्सेस के साथ जिन्होंने इन्वेड किया था, जिन्होंने जंग अज़ीम में फतह हासिल करने के बाद तुर्की पर कब्जा किया था, उनके साथ तुर्किश गवर्नमेंट का क्या रवैया था? The allies were welcomed throughout the Middle East. The Turkish government and the Padshah were happy to lay down arms after a long war and were eager to cooperate with the allies. They thought that loyalty and cooperation with the allies were in the best interest of their nation. जी अलाइज फोर्सेस जो थी उनको वेलकम किया गया. टर्किश गवर्नमेंट और जो इनके गवर्नमेंट के मेंबरान थे वो इस बात पर खुश थे कि चलो जंग ख़त्म हुई और वो पूरी तरह से अलाइज फोर्सेस के साथ गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोऑपरेट कर रहे थे और ये समझते थे कि गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है. क्वेश्चन नंबर 2: व्हाई वाज मुस्तफा कमाल सेंट टू अनातोलिया? मुस्तफा कमाल को अनातोलिया क्यों भेजा गया? They started a revolt against the allies in the eastern Anatolia. Mustafa Kamal was sent to Anatolia to crush the rebellious movement of Kazım Karabakir, who refused to disband his men and continued resistance against the allies. A strong, capable soldier was required, so Mustafa Kamal was chosen to do this job. जब टर्किश गवर्नमेंट ने अलाइज के साथ कोऑपरेट करने का सोचा तो वहीं पर जो टर्किश नेशन थी, कुछ लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट का साथ ना दिया बल्कि वो गवर्नमेंट के अपोजिट थे. उनमें से एक शख्स था काज़म कराबकर, जो कि उसने अलाइज फोर्सेस के खिलाफ रेजिस्टेंस की, रिबेलियस मूवमेंट, बगावत कर दी. इस बगावत को कुचलने के लिए मुस्तफा कमाल को अनातोलिया भेजा गया, लेकिन मुस्तफा कमाल उसके ज़हन में ख़ुद से बगावत करने के का मतलब एक तरीका आ रहा था, एक सोच आ रही थी, तो बजाय इनके ये उनको जाकर रोकता, ये भी उनके साथ मिल गया और इसने अलाइज फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो है वो रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दी. क्वेश्चन नंबर 3: What was the reaction of the Turkish patriots to the intention of the allies to partition the Ottoman Empire? खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के नतीजे में या खिलाफत उस्मानिया की तकसीम के नतीजे में जो एक सोच थी अलाइज फोर्सेस की, तो उसके ख़िलाफ़ टर्किश नेशन ने, टर्किश पीपल ने, टर्किश मुहब्बे वतन लोगों ने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिखाया? Not only the Turkish patriots but also the friends of the allies were infuriated by the idea of partitioning the Ottoman Empire. Turkish patriotism was no longer vague and undecided. It was like a flame burning in the hearts of Turkish men and women. जी अलाइज फोर्सेस के इस फैसला के नतीजा में न सिर्फ टर्किश पैट्रियट, टर्किश मुहब्बे वतन लोगों ने बगावत की, बल्कि वो लोग जो अलाइज फोर्सेस के साथ कोऑपरेट कर रहे थे उनके दिल में भी गुस्सा भर गया और वो गज़बनाक हुए इस फैसले से.
अब जो जितने भी टर्किश पैट्रियट थे वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिल गए और इन्होंने एक आर्म्ड रेजिस्टेंस, मुसल्लह जदोजहद जो है वो शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन मुस्तफ़ा कमाल एक्टिविटीज इन अनातोलिया। अनातोलिया में मुस्तफ़ा कमाल की क्या एक्टिविटीज थी उन पर नोट लिखें। मुस्तफ़ा कमाल met Ali Faut, the commander of a small army corps centered on Ankara, and in a secret meeting of the patriots he sketched out his plan of resistance. They sent guerrilla bands to attack the advancing Greeks. Meanwhile they decided to build an army of patriots. Mustafa Kemal infused a new spirit in the Turkish patriots, and when they heard about the advancing Greeks, they rose resistance. Moreover, he suggested the establishment of government in Anatolia. मुस्तफ़ा कमाल इस्तांबुल से जब गया तो जाते ही सबसे पहले उसने जो बागियों के एक सरदार था अली फाउद, जो पैट्रियट्स है, उससे मुलाकात की और इस खुफिया मीटिंग में उसने एक पूरा मुज़ाहमत का एक जो है वो नक्शा खींचा, बताया कि हम किस तरह मुज़ाहमत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने गोरिल्ला जो हैं बैंड्स, ग्रुप्स जो है वो भेजे ताकि जितने भी ये ग्रीक्स आ रहे हैं इन पर वो उनको रोकेंगे, उन पर हमला करेंगे और इसी दौरान हम क्या करेंगे, अपनी आर्मी जो है उसको स्ट्रेंथन कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, जमा कर लेंगे असलाह और लोगों को। तो इस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने पैट्रियट्स में और जो तुर्किश पैट्रियट्स थे, तुर्किश नेशनलिस्ट थे, उनमें एक नई रूह जो है वो भर दी और उनने बड़े मुनज़्ज़ब होकर रेजिस्टेंस की और बिल आखिर उन्होंने ग्रीक्स को इज़मीर और आयदीन का जो इलाका दिया गया था ग्रीक्स को, वहाँ से उनको निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड महमद ऑर्डर मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न टू इस्तांबुल। महमद ने मुस्तफ़ा कमाल को इस्तांबुल क्यों बुलाया? इट वॉज बिकॉज मुस्तफ़ा कमाल हैड सक्सेसफुली रेज्ड द नेशनल आर्मी ऑफ पैट्रियट्स. They vowed to fight against the foreign forces. Moreover, when the people heard about the advancing Greeks, they rose to the occasion. A rebellion was anticipated, so Mehmed ordered Mustafa Kemal to return to Istanbul. मुस्तफ़ा कमाल ने इस्तांबुल से जाकर अंकारा में एक मजबूत फौज जो है वो बना ली थी। बहुत सारे नेशनलिस्ट और पैट्रियट उसके साथ मिल गए थे और वो पूरी तरह से मुस्तफ़ा कमाल के साथ टिल देयर लास्ट ब्रीथ जो है वो लड़ मरने के लिए तैयार थे। और इसी तरह एक ज़बरदस्त किस्म की रिबेलियन मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकती थी। इसी ख्याल के मद्देनज़र महमद ने, जो कि कठपुतली बादशाह था और अब फुली अलाइज के हारसों में था, उन्हीं के फैसलों पर अमल कर रहा था, तो उसने मुस्तफ़ा कमाल को वापस आने का कहा कि वो अंकारा को छोड़कर इस्तांबुल वापस आ जाए, अनातोलिया को छोड़कर, अंकारा को छोड़कर वापस आ जाए, क्योंकि ये वो इलाके थे अनातोलिया और अंकारा जहाँ पर बगावत और रेजिस्टेंस जो मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज मुस्तफ़ा कमाल्स रिप्लाई। बादशाह ने जब मुस्तफ़ा कमाल को इस्तांबुल वापस बुलाया तो आगे से मुस्तफ़ा कमाल ने क्या जवाब दिया। मुस्तफ़ा कमाल refused to obey the order of Pasha and vowed to fight till his last breath. He sent the most important telegram to the Pasha saying, I shall stay in Anatolia until the nation has won independence. मुस्तफ़ा कमाल ने बादशाह के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया और वो लड़ाई पर डटा रहा और उसने एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज जो है वो पाशा को, महमद को भेजा और उसमें उसने कहा कि आई शैल स्टे इन अनातोलिया अनटिल द नेशन हैज़ वन इंडिपेंडेंस। जब तक कौम को हकीकी आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक मैं अनातोलिया में ही ठहरा रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड महमद ट्राई टू रीगेन अनातोलिया फॉर हिमसेल्फ। महमद ने किस तरह अनातोलिया
दोबारा हासिल करना चाहा अपने लिए, किस तरह उसने एक हिकमत अमली बनाई कि अनातोलिया वापस उसके कब्जे में आ जाए, उसकी गवर्नमेंट के अंडर आ जाए। When Mustafa Kemal consolidated his position in Anatolia, Mehmed tried to regain control over Anatolia by subtlety. He unexpectedly agreed to summon a government pleasing to nationalists. He suggested that the delegates of Anatolia could transfer their activities to Istanbul, put Mustafa Kemal's idea into practice, and yet no longer stand in opposition to Sultan. जी महमद ने यह कहा, जब मुस्तफ़ा कमाल अपनी गवर्नमेंट जो है वो मजबूत कर चुका था, अपने जो ग्रुप्स थे उनके साथ बड़ा बॉन्डिंग थी उसकी, तो महमद ने क्या किया, उसने एक मैसेज भेजा नेशनलिस्ट को कि वो अपनी गवर्नमेंट जो उन्होंने कायम की है अनातोलिया में, उसको छोड़कर वो इस्तांबुल में आ जाएं। जो अनातोलिया में कायम की गवर्नमेंट है, इसका एक वफद गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो हैं वो इस्तांबुल आ जाएं, वहाँ आकर बादशाह की निगरानी में काम करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो मुस्तफ़ा कमाल का आइडिया है उसी को फॉलो करें, उसी को आगे लेकर चलें। बादशाह उसकी मज़ीद जो है वो मुज़ाहमत नहीं करेगा, उसके ख़िलाफ़ मुखालफत नहीं करेगा। तो ये उसका आइडिया था कि जितने भी लोग हैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ, इनको तोड़ा जाए, वापस अपने साथ मिलाया जाए। और वो वक्ती तौर पर इसमें कामयाब भी हो गया। जो नेशनलिस्ट थे मुस्तफ़ा कमाल के साथ, वो मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर इस्तांबुल आ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई भी हुकूमत, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो बादशाह के बगैर भी होगी। तो इसलिए वो मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर इस्तांबुल आ गए। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड हिज महमद प्लान फेल? महमद का ये प्लान अनातोलिया को वापस लेने का किस तरह फेल हुआ? His plan failed because Mustafa Kemal refused to follow his command. He suggested that the parliament should sit in Ankara instead of Istanbul. Moreover, he remained busy in forming a large army of regular troops and peasants and women for supplying arms. महमद का ये प्लान इसलिए फेल हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल जो सबसे बड़ा अपोनेंट था, वो उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो अंकारा में ही रहेगी, वो किसी भी सूरत इस्तांबुल शिफ्ट नहीं होगी। मुस्तफ़ा कमाल के साथी जो नेशनलिस्ट थे वो वक्ती तौर पर छोड़कर चले गए, लेकिन जब इन्होंने इज़मीर और आयदीन से ग्रीक्स को भगा दिया, ग्रीक्स वहाँ पर दोबारा तुर्स का मुस्तफ़ा कमाल का कब्ज़ा हो गया, तो फिर वो जो गवर्नमेंट एक कायम हुई थी इस्तांबुल में, जो नेशनलिस्ट मुस्तफ़ा कमाल को छोड़कर गए थे, तो फिर वो गवर्नमेंट जो उन्होंने अलाइज फोर्सेस ने, ब्रिटेन, फ्रांस में का, इन्होंने क्या है उसको, वो असेंबली डिमोलिश कर दी, ख़त्म कर दी। तो इस तरह फिर वो नेशनलिस्ट जो है वापस दोबारा आकर मुस्तफ़ा कमाल के साथ मिल गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय द अलाइज? ये पीस ट्रीटी के लिए जब ग्रीक्स को भगा दिया गया इज़मीर से, आयदीन से, तो अलाइज फोर्सेस ने देखा कि अब हालात ख़राब हैं, तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी, एक अमन मुआहदा जो है वो पेश किया और उसमें कुछ शराइत रखी। द टर्म्स ऑफ पीस पब्लिश्ड बाय द अलाइज वर एज अंडर: A small and helpless Ottoman Empire was to be entirely under the supervision of the Allied powers. All the Arab provinces were to become mandated territories. Eastern Anatolia was to be added to the state of Armenia. Around Izmir was to be a large Greek district. Sicilia was to go to the French. Istanbul was to be an international center under the control of Britain, France and Italy. जी ये वो कुछ शराइत थी, ये वो उस माहदे की शिक्कें थी कि जितने भी अरब प्रोविंसेस थे वो मैंडेटेड टेरिटरीज, आज़ाद रियासतें जो हैं वो कर दी गई। इसी तरह ईस्टर्न अनातोलिया वो आर्मीनिया का हिस्सा बना दिया गया। इज़मीर और इसके इर्द गिर्द का इलाका वो ग्रीक्स को दे दिया गया। सिसिलिया फ्रांस को दे दिया गया। इस्तांबुल एक इंटरनेशनल सेंटर बना दिया गया जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और इटली
सबकी मुश्तरका निगरानी में होगा। तो इस तरह वो टर्की के और खिलाफत उस्मानी के टुकड़े उन्होंने करने का सोचा, लेकिन इस अमन माहिदा को टर्किश पीपल ने मानने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10, गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रीक अटैक एंड इट्स डिफीट। ग्रीक्स ने इजमीर और आयदीन पर ये जो इलाका जब उनको दिया गया उस पर अटैक किया, तो उसके बारे में बतलाएं और फिर किस तरह उनकी शिकस्त हुई उसके बारे में बतलाएं। द ग्रीक्स अटैक्ड टर्की ऑन 21 अगस्त 1921 in the mountain country above the Skaria river, some 50 kilometers of Ankara. The two valiant nations fought almost man to man for the 14 days. Mustafa Kemal was the commander of the brave Turks. He led them so masterly that by the 4th of September the Greeks were completely defeated. जी 21 अगस्त 1921 ग्रीक्स और टर्किश का आमना सामना हुआ अनकरा से 50 किलोमीटर दूर स्कारिया रिवर के पास। 14 दिन तक ये आमने सामने जो है लड़ते रहे। मुस्तफा कमाल जो था वो टर्क्स का लीडर था, उसने बड़ी महारत के साथ उनको कमांड किया और इस तरह बिल आखिर 4 सितंबर 4 सितंबर को ग्रीक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा गए, इन इलाकों को छोड़कर भाग गए। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एन अकाउंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ महमद फ्रॉम इस्तांबुल। महमद जो है वो इस्तांबुल को छोड़कर किस तरह भागा, किस तरह एग्जाइल पर गया, उसके बारे में बतलाएं। महमद डिपार्टेड फ्रॉम इस्तांबुल ऑन द 17th of November 1922. A British motor ambulance drew up at a side door of the palace where he was staying. Some baggages were brought out of the palace, placed in the car, and Mehmet went on his way to exile. 17 नवंबर 1922 को एक एम्बुलेंस आती है, ब्रिटिश एम्बुलेंस, और आकर उस महल के साइड के दरवाजे पर, बगली दरवाजे पर आकर रुकती है, जहां से महमद अपने कुछ सामान के साथ निकलता है, उस एम्बुलेंस में बैठता है और ख़ुद साख्ता जिला वतनी पर रवाना हो जाता है। लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह उसने अपने एक बूढ़े आदमी को भेजा था, ब्रिटिश उसके उस वक़्त के ब्रिटिशर जो भी इंचार्ज था उसके पास, कि वो उसके लिए क्या है पनाह की दरख्वास्त लेकर गया था और उसके लिए पनाह की प्रूव करवा के आया था। तो उसके नतीजे में अब महमद जो है वो इस्तांबुल को छोड़कर भाग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सम अप इन अ फ्यू सेंटेंस द वर्क ऑफ मुस्तफा कमाल एज ए ग्रेट नेशन बिल्डर। मुस्तफा कमाल एक ज़बरदस्त कौमी मेमार था, इसके बारे में चंद लाइनों में बात करें। मुस्तफा कमाल is called a great nation builder because he liberated his country from the foreign occupation and laid the foundation of modern Turkey. He introduced revolutionary reforms to put Turkish nation on the road of progress and prosperity. Turkish nation became strong and modern due to his social, educational, economic and industrial reforms. मुस्तफा कमाल एक अजीम कौमी मेमार था। उसने अपनी कौम को, अपने मुल्क को गैर मुल्की फ़ौज के हाथों से आज़ाद करवाया और जदीद तरक्की की बुनियाद रखी। आज तुर्क कौम जितनी भी जदीद तरक्की याफ्ता है, ये मुस्तफा कमाल के ही रिफॉर्म्स का नतीजा है जो उसने एजुकेशन में, इकोनॉमिक्स में और इंडस्ट्री फील्ड में की थी। Question number 13. Describe the reforms of Mustafa Kemal with reference to the position of women. ख़वातीन के हवाले से मुस्तफा कमाल ने किस तरह की रिफॉर्म्स की थी, उनके बारे में बतलाएं। मुस्तफा कमाल was a champion of women's right. He addressed the people in the manner, our nation has decided to be strong and our absolute need today is the higher education of women.
They shall be instructed in every field of science and receive the same degree as men. मुस्तफ़ा कमाल जो है वो ख़वातीन के हकूक़ के बारे में एक चैम्पियन समझा जाता है। उसने जगह जगह जाकर लोगों को एड्रेस किया, तकारीर की, स्पीचेस की, और लोगों को और उसके स्पीच के ये अल्फाज होते थे कि हमारी कौम ने मजबूत होने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है, और आज जो हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम ख़वातीन को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। इन्हें हर शोबे में, साइंस के हर शोबे में जो है वो इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, हदायत दी जाएंगी, इन्हें पढ़ाया जाएगा, और इन्हें वैसे ही डिग्री जो है वो अनायत की जाएगी, वैसे ही डिग्री दी जाएगी जिस तरह मर्दों को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। जी, तालीम के फ़रोग़ के लिए, कम जहालत को ख़त्म करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने जो रिफॉर्म्स की उनके बारे में बतलाएं। On assuming power, Mustafa Kamal's first object was to teach the message because the state of education was very poor in Turkey. There were two major problems. One was to teach the masses, and the second was to train as many teachers as possible. It was a huge task because state education was unknown in Turkey. मुस्तफ़ा कमाल जैसे ही पावर में आया तो उसका सबसे पहला मकसद जो था कि वो आवाम को तालीम याफ्ता बनाना था, और ये एक इंतहाई मुश्किल काम था। इसमें दो बड़े मसाइल थे। एक तो ये कि आवाम को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, उन्हें तालीम फ़राहम की जाए, और दूसरा ये कि जितने ज़्यादा हो सकें वो टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए। तो इस काम के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने पूरे मुल्क के दौरे किए और जगह जगह जाकर उसने इंस्ट्रक्शन दी रोमन स्क्रिप्ट के हवाले से, और वो इतना सख्त था कि किसी भी जगह पर किसी भी इंस्ट्रक्टर का जो वो इम्तिहान ले लेता था और उससे पूछ लेता था। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू द अडॉप्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। मुस्तफ़ा कमाल ने जो ज़ुबान को सादा किया और रोमन स्क्रिप्ट अडॉप्ट किया, उसके बारे में जो इस्लाहात की उसके बारे में बताएं। मुस्तफ़ा कमाल रिप्लेस्ड द टर्किश स्क्रिप्ट विद द रोमन स्क्रिप्ट। He showed personal interest in this work and toured the country to teach the new script to the masses because he wanted to educate his people in an easier way. He also simplified the Turkish language. The speech of Turkish educated people was a mixture of Turkish, Arabic and Persian words. So it was necessary to simplify it to make it easier. Moreover, the flowery phrases and the elaborate modes of address were outdated by then. मुस्तफ़ा कमाल ने सबसे पहले क्या किया कि टर्किश स्क्रिप्ट जो कि अमेलगमेशन थी टर्किश, पर्शियन और अरेबिक वर्ड्स की, उसको एबॉलिश करके ख़त्म करके रोमन स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश जितनी भी हमारे लेसन वगैरह हैं, ये सारा रोमन स्क्रिप्ट है। तो इसके लिए उसने पूरे कंट्री के कंट्री वाइड टूर किए, दौरे किए, और लोगों को इस बात पर राज़ी किया, इस बात पर उभारा कि वो न्यू स्क्रिप्ट को सीखें। और इसके साथ साथ उसने ज़ुबान को भी बड़ा सादा और आम फहम बना दिया, क्योंकि इससे पहले अभी हमने बात की कि टर्किश लैंग्वेज, टर्किश, अरेबिक और पर्शियन वर्ड्स की अमेलगमेशन थी। तो इसने क्या किया, पर्शियन, अरेबिक जितने भी वर्ड्स थे उन सब को ख़त्म करके प्योर जो है वो टर्किश लैंग्वेज को रखा। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मुस्तफ़ा कमाल विद रेफरेंस टू चेंज इन ड्रेस। ड्रेस के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल ने क्या रिफॉर्म्स की थी उसके बारे में बतलाएं। मुस्तफ़ा कमाल abolished the national headdress phase in 1925 because it was Greek in origin and had become a part of Turkish life. Mustafa Kemal made the use of hat compulsory after the abolition of fez. He also abolished veil, which was compulsory for women.
मुस्तफ़ा कमाल ने जो कौमी लिबास था, एक कौमी पहनावा था, मर्दों के लिए फैज़ और औरतों के लिए हिजाब, उसने इन दोनों को ख़त्म किया। मर्दों के लिए उसने उस टोपी की जगह, फैज़ एक टोपी थी ख़ास, उसको ख़त्म कर उसकी जगह पर हैट पहनना लाजमी करार दिया। और इसी तरह औरतों के लिए जो वेल हिजाब पहनना ज़रूरी था, उसने उसको ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वर मुस्तफ़ा कमाल्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? मुस्तफ़ा कमाल की इंडस्ट्री के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से रिफॉर्म्स किस तरह की? मुस्तफ़ा कमाल लॉन्च्ड ग्रेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन स्कीम्स फॉर द रेलवे. He introduced the Turkish 5-year plan and encouraged heavy industry. He organized the banking system and the Ottoman public debt was reduced to its minimum. मुस्तफ़ा कमाल ने इंडस्ट्री और उसकी तरक्की के लिए बड़े ब्रेव जो हैं वो डिसीजन लिए। उसने 5-year प्लान लॉन्च किया। मुस्तफ़ा कमाल से पहले टर्की में जस्ट जो है 150 फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे, लेकिन 1934 में ये जो कारखाने थे इनकी तादाद 2000 तक जा चुकी थी। तो जो तरक्की की राह यूरोपियन कंट्रीज़ ने सालों में तय की थी, टर्किश नेशन ने, टर्किश पीपल ने वो तरक्की चंद सालों में, यूँ कह लें 12 से 15 सालों में तय कर ली तो बेजाना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने सही मानों में अपनी कौम को डेमोक्राइज किया और सही मानों में उन्हें लीड किया। यहाँ पर आज का हमारा लेसन ये कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप इंटरेक्टिव सेशन में पूछ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज और अमन व अमान से रखे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।